बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी का चैप्टर ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। डाउ की पीपीटी है फाइनल के एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और प्रिसाइज पीपीटी है, बहुत अच्छी से बनाई हुई है, तो फाइनल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपने गौर से देखना है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को हमने कम करना है या ज़्यादा करना है, या ब्लड प्रेशर के या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स या उसकी जितनी भी बीमारियां, उसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको हम ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका कंटेंट मतलब ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें है बीटा ब्लॉकर्स एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने मेड में एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो पीपीटी हमने पढ़ी थी एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। बीटा ब्लॉकर्स या स्पेशली जो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी में भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम हार्ट की बात कर रहे हैं। तो बीटा ब्लॉकर वो रिसेप्टर होंगे या वो ड्रग्स होंगे जो बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? हार्ट के अंदर। तो ये क्या लिखा हुआ है कि दीज मेडिकेशन आर यूज फॉर वेरियस इंडिकेशंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है कार्डियक एरिथमियास के लिए यूज़ होती हैं, मतलब कार्डियक के मसलों के लिए, कार्डियो प्रोटेक्शन आफ्टर एमआई हार्ट अटैक के बाद हम देते हैं, और हाइपरटेंशन में देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमने जो है हाई ब्लड प्रेशर को लो कराना है तो बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। इसके अलावा ये देख सकते हैं आपके इस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इंटागोनिस्ट कि ये जो है बीटा रिसेप्टर जो है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इमरजेंसी या सिंपैथेटिक सिचुएशन होती हैं जिसमें एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन वगैरह रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर हम उसी सिचुएशन में देते हैं ताकि उस रिसेप्टर को ब्लॉक करें, और बॉडी अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसको वापस अपने नॉर्मल सिचुएशन में लेके आए, जो एपिनेफ्रीन वगैरह रिलीज़ हुए थे उसको कम करें, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजेनस कैटेकोलामाइन, मतलब जो भी एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन कैटेकोलामाइन उसको जो है कलेक्टिवली कहते हैं, वो रिलीज़ हुए थे, या नॉर एड्रेनलिन, ये कब रिलीज़ होते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। इसके अलावा आपको वही बताया कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए रेडी करता है, ठीक है। बीटा रिसेप्टर जो है या बीटा ब्लॉकर, बीटा के जो रिसेप्टर है वो 3 टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 जो है वो स्पेशली हार्ट और किडनीज़ के अंदर मौजूद होता है, और किडनी के अंदर भी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर मौजूद होता है। बीटा 2 जो है वो तकरीबन सारी बॉडी में, स्पेशली लंग, जीआई ट्रैक्ट, लिवर, यूट्रस, वास्कुलर, स्टमक और मसल और स्केलेटल मसल, इसमें मौजूद होता है, ठीक है। बीटा 3 जो है वो फैट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये लाइपोलाइसिस कराता है, मतलब लिपिड्स की ब्रेकडाउन कराता है। इसके अलावा ये आपको इंडिकेशंस बताए गए हैं कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स है ये आप किस किस में दे सकते हो, मतलब किस किस सिचुएशन में दे सकते हो। एंजाइना पेक्टोरिस का बताया गया है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है हार्ट अटैक से पहले बंदे को जो सिम्टम्स वगैरह महसूस होते हैं, जिसमें जो है बंदे को लेफ़्ट साइड, मतलब हार्ट में, सीने में, शोल्डर में और इन जगहों पे जो है दर्द वगैरह महसूस होने लगता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, जो हार्ट अटैक से पहले होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक में दे सकते हो, कार्डियक डिसरिथमिया में जिसमें फेब्राइलेशन का बताया गया है, एट्रियल फेब्राइलेशन ये बताएंगे, वीटी बताया गया, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेमर जो झटके वगैरह होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसमें दे सकते हो। हाइपरटेंशन में दे सकते हो। मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स्ड, मिट्रल वाल्व जो है ये हार्ट के अंदर एक वाल्व होता है, अक्सर वो प्रोलेप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें दे सकते हैं उस सिचुएशन में। या जो है सिम्पटमेटिक कंट्रोल, मतलब टेकिकेडिया या ट्रेमर वगैरह, इसमें भी दे सकते हो। इसके अलावा एंजाइटी या हाइपरथायराइडिज्म में भी
ये हम दे सकते हैं। इसको आपको नाम बताए गए हैं, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपनोलोल, ये सारी जो है नाम है। इसके जेनरिक नेम्स और ट्रेड नेम ये आप देख सकते हैं। बीटा ब्लॉकर के जो है लोल आएगा आखिर में, इससे आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट आपको बताए गए हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कोल्ड फीट और हैंड्स, मतलब हाथ पाँव जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। बीटा ब्लॉकर्स का काम ही यही है, ब्लड सप्लाई कम करना। तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो ज़ाहिर बात है उस जगह पे जो है मतलब गरमाइश जो है उस जगह की बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। थकावट महसूस होगी, नाज़िया, वोमिटिंग जो कि हर उस चीज़ में होती है, ड्राई माउथ, स्किन, स्लो हार्ट बीट और स्वेलिंग ऑफ हार्ट इन हैंड्स एंड फीट होती है। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस सिचुएशन में आप ये नहीं दे सकते। ठीक है। वो ड्रग जो कि हाइपर सेंसिटिविटी वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं दे सकते। ब्रेडिकार्डिया, ऑलरेडी हार्ट रेट लो है तो आप उसमें नहीं दोगे क्योंकि ये मज़ीद उसको लो कर रहा है। कार्डियोजेनिक शॉक, किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, जिस मतलब जब हार्ट में ब्लड कम होता है, ठीक है, और ब्लड पूरा नहीं होता, शॉक होता है। ठीक है। तो अगर ऑलरेडी किसी को शॉक है ब्लड की कमी की वजह से, तो आप उसमें बीटा ब्लॉकर्स क्यों देंगे? मतलब नहीं दे सकते। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक मतलब ये कि हार्ट जो है वो ब्लॉक हो रहा है किसी और मसले की वजह से, ब्लड वेसल्स की मसला है या कोई और मसला है। ठीक है। अस्थमा, सांस की बीमारी, उसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये रिस्पायरेटरी रेट को स्लो कराते हैं ना, तो ऑलरेडी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, स्लो है, उसमें आप अस्थमा की कंडीशन है तो नहीं दे सकते। एलर्जिक ब्रोंकोस्पेस्टिक डिसऑर्डर, जिसकी जो है मतलब ब्रोंकोस्पेस्टिक के ब्रोंक्यूल जिसके जाम होते हैं, स्पेज़म में चले जाते हैं, उसमें नहीं दे सकते। ठीक है। डायबिटीज़ और जिसके रिनल फंक्शन मतलब किडनी फंक्शन ख़राब हो, उसमें नहीं दे सकते। नर्सिंग केयर की बात करें तो अगर आप ये ड्रग किसी को देते हो तो उसके बाद आपने उसके वाइटल साइंस और ईसीजी वगैरह देखना है, क्योंकि ये हार्ट पे जाके अफेक्ट करते हैं, तो स्पेशली ईसीजी और वाइटल साइन ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को बताते हैं कि अपने पल्स चेक करना, उसको सिखाते हैं कि आपने अपने पल्स चेक करना है। अगर पल्स आपका 60 से कम आ रहा है तो आपने जो है रिपोर्ट करना है कि हाँ जो है वो 60 से कम आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो बता देने, ताकि इसमें से अगर कोई आपको महसूस हो तो बता देना है। इसके अलावा हम उसको बताते हैं कि आप जब ड्रग लेते हैं तो आपने सडनली कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करनी, उसकी वजह से आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, मतलब अचानक आपकी जो बीपी है वो लो हो सकती है। ठीक है। और उसको जो है ये बताते हैं कि आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर कोई भी या ये वाले जो ड्रग्स है ये डिसकंटिन्यू नहीं करने, मतलब छोड़ने नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे पास दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये कोरोनरी आर्टरीज़ और फेरेफरल आर्ट्रियूल जो है उनको डायलेट करते हैं। ठीक है। कैल्शियम का सिंपल आप इतना काम याद रखें कि ये मसल कंट्रैक्शन कराता है, तो ये जो है डायलेट यहाँ पे ब्लड वेसल को डायलेट कराएगा। उसमें जो है इसके अलावा कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी जो है मतलब हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो स्लो होगी। हार्ट की स्लो कंट्रैक्शन को हम नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, इस स्लाइड में है। ठीक है। नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होगा? लो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी या डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी। इसके अलावा ये बताते हैं कि एसए नोड जो कि करंट प्रोड्यूस करता है हार्ट के अंदर, उसकी ऑटोमेसिटी को ये क्या लिखा है? ऑटोमेटिसिटी। ठीक है। मतलब वो जिस तरीके से वो काम करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ करता है, मतलब करंट प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होता है। तो जब करंट प्रोडक्शन कम होगा तो ज़ाहिरी बात है हार्ट स्लोली कंट्रैक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ज़्यादा कराती है, मतलब हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये जो है इसके इंडिकेशन बताए गए हैं, मतलब किस किस को दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें है एसवीटी। एसवीटी का मतलब है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, मतलब ऊपर का जो सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। एसवीटी तो वेंट्रिकुलर के ऊपर जो चैम्बर्स है एट्रियम, उनकी अगर टेकीकार्डिया है मतलब बहुत ज़्यादा तेज़
कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें दे सकते हैं, हाइपरटेंशन सेरेब्रोवास्कुलर स्पेज़म में दे सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर हाइपरट्रॉफी अगर रिड्यूस करनी है तो उसमें दे सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस में दे सकते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन फ्रॉम इस्केमिक डैमेज, अगर किसी को आपने जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई जगह डैमेज हो रही है तो आप उसमें भी ये दे सकते हैं। इसके भी आपको जो है वो ड्रग्स बताए गए हैं, डेल्टाइजिम है, ठीक है, वेरापिमेल है और एम्लोडेपिन, ये जो है इसके ड्रग्स है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी वही है, नर्सिंग केयर अगर आप देखें तो उसके एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब ड्रग हम उसको देते हैं, हम उसको बताते हैं कि आपने डोज जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नहीं करना, पल्स वगैरह 60 से कम है तो चेक करना है, वही सारी चीज़ों को हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, ठीक है, मतलब एलर्जी वगैरह, और काउंटर इंडिकेशन ये है कि अगर मरीज़ को एलर्जी है तो उसको नहीं दोगे। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स और रेनल इम्पेयरमेंट वाले मरीज़ों को भी आप नहीं दे सकते। लैक्टेटिंग मदर का मतलब जो बच्चों को दूध देते हैं उन मदर्स को, और अगर किसी को किडनी का मसला है तो उसको नहीं दे सकते। अल्फ़ा ब्लॉकर पे आते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर जो है ये कौन से होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स और ब्लड वेसल बाय बाइंडिंग टू अल्फ़ा एड्रीनोसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द वास्कुलर स्मूथ मसल्स। अल्फ़ा ब्लॉकर जो है ये अल्फ़ा रिसेप्टर पे जाके उन्हीं अल्फ़ा को जो है वो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जो कि सिंपैथेटिक सिचुएशन में काम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अल्फ़ा 1 बीटा 1 जो है ये स्टिमुलेटिंग है ना, तो ये आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं तो ये आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएंगे। तो ये भी आप हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इसमें दे सकते हो, अप्थेल्मिक हाइपरीमिया मतलब किसी को नज़र का मसला है, आंखों का मसला है, उसमें दे सकते हो। इसके भी ड्रग्स आपको बताए गए हैं, डेक्सासुसिन और पेराजुसिन, टेराजुसिन, ये जोसिन वाले जो ड्रग है ये अल्फ़ा ब्लॉकर है, ठीक है। इसके नर्सिंग केयर आप देख लें तो वही है कि पेशेंट को जो है आपने बताना है कि आपने सडनली पोजीशन चेंज नहीं करनी, आपने जो है असेसमेंट करनी है वेसल्स की, पेरिफेरल पल्स और स्किन कलर, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। आपने पेशेंट को ये बताना है कि अल्कोहल, एक्सेसिव एक्सरसाइज और इन सारी चीज़ों से आपने जो है वो क्या करना है, थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट, डिजीनेस वगैरह आपको महसूस होते हैं या इरेगुलर हार्ट बीट है तो आपने रिपोर्ट करना है। साइड इफ़ेक्ट्स वही है, डिजीनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नेज़ल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाती है क्योंकि डायलेशन हो जाती है ना आर्ट्यूल्स की, तो वो सारी जगह घेर लेती हैं तो फिर वो नाक बंद हो जाती है। हेडेक, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया मतलब अचानक ही जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एमआई हो जाती हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, करोनरी इनसफिशिएंसी और एंजाइना मतलब ब्लड की कमी हो सकती है, स्पेशली हार्ट को, करोनरी आर्टरीज़ में ब्लड की कमी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा वही कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में आपने इसको जो है बहुत ज़्यादा एहतियात से देना होता है। अब आते हैं एस इनहिबिटर्स पे। एस इनहिबिटर, ACE का मतलब आप पहले समझ ले। ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है कि ये ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स हैं, ठीक है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस चार्ट में, इस यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। एंजियोटेंसिनोजिन एक हार्मोन है जो कि आपके लीवर से रिलीज़ होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। और इसी एंजियोटेंसिन 1 से ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक एंजाइम चाहिए ACE, जो अभी मैंने आपको बताया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ से आता है, आपके लंग्स से आता है, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 के स्टेप के बीच में आ जाता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब ये आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आगे जाके क्या करता है, किडनी पे एक्शन करता है। ये आप देख सकते हैं, आपको इस एरो के थ्रू बताया गया है, किडनी पे एक्शन करता है, किडनी में जो है
कॉर्टिसोल वगैरह अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। जब अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा तो किडनी में सोडियम और पोटाशियम वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, मतलब किडनी में जितना भी है तो वो वापस आता है। जब हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे पोटाशियम जाएगा उसके पीछे पीछे सोडियम जाएगा, जहाँ पे सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर तो उसके पीछे वाटर भी आता है, तो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। जब रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 नॉर्मली क्या काम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमने क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये एस इनहिबिटर देते हैं। एस इनहिबिटर जब हम देते हैं तो वो इस स्टेप में आके इस एंजाइम को रोक लेते हैं, और जब ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके आगे ये सारा जो प्रोसेस है ये नहीं होगा, तो मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो एस इनहिबिटर हम इस एंजाइम को रोकने के लिए देते हैं कि वो आके इस स्टेप को बंद करे। जब इस स्टेप को ये बंद कर देते हैं तो आगे का ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, बंद हो जाता है, और इसी तरह हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो है एंजियोटेंसिन इनहिबिटर या एस इनहिबिटर जो है ये क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकता है, जो कि एंजियोटेंसिन एक वेज़ोकंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला है, तो वो जाके उसको रोक देते हैं, ठीक है। बिसाइड डिक्रीजिंग वेज़ोकंस्ट्रक्शन एंड दस रिड्यूसिंग पेरिफेरल आर्टरीज रेजिस्टेंस, वही बात है कि मतलब वेज़ोकंस्ट्रक्शन को ये डिक्रीज़ करता है। तो जब वेज़ोकंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर लो रहेगा। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीजेस एड्रीनोकॉर्टिकल सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं रिलीज़ होगा तो अल्डोस्टेरॉन भी नहीं रिलीज़ होगा, क्योंकि वो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, जो कि मैंने आपको बताया पहले। जब वो नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है। ये आपको फिर से वही सारी चीज़ बताई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एस इनहिबिटर कब देते हैं, ज़ाहिरी बात है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कम करने के लिए देते हैं। हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब अगर डायबिटीज़ की वजह से किडनीज ख़राब हो रहे हैं उसमें देते हैं, और एलवी डिसफंक्शन में देते हैं। एलवी डिसफंक्शन मतलब ये कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, अगर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल किसी का ख़राब है, ब्लड नहीं पंप कर पा रहा या उसमें कोई और मसला है तो इसमें हम दे सकते हैं। इसके आपको ड्रग्स बताए गए हैं, कैप्टोप्रिल, इनालिप्रिल, और ये जो है प्रिल वाले जितने भी ड्रग्स है ये एस इनहिबिटर है। इसका अगर नर्सिंग केयर देखें तो नर्सिंग केयर में वही है कि सडन पोजीशन चेंज नहीं करनी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हार्ट के जितने भी जो ड्रग्स है उसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो नर्सिंग केयर में आएगा, ठीक है। ड्राई माउथ और कफ वगैरह इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो है वही बताए गए हैं कि पेशेंट को अपने सेल्फ प्रिस्क्राइब जो है वो चीज़ें नहीं लेनी देनी। कंट्रा इंडिकेशन जो है वो मतलब जिस बंदे के ऊपर ये अच्छे नहीं आते, सेंसिटिव है या जिसको एलर्जी है उसमें नहीं दे सकते, या जिनको वही रेनल और वो इम्यून डिजीज़ हैं उनको नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट वन है ARBs। ARBs का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ये अलग चीज़ है। अब अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से वापस आते हैं इस डायग्राम में। एंजियोटेंसिन 2 पहला जो एस इनहिबिटर थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ से जो ब्लू कलर के लाइंस गए हुए हैं ना, तो मतलब एंजियोटेंसिन जाके एंजियोटेंसिन 2 इन्हीं जगहों पे जो है काम करता है। ये आके आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी किडनी से क्या करता है, सोडियम और पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं वेज़ोकंस्ट्रक्शन कराता है, और ADH हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो क्या करती हैं, वाटर रिटेंशन होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब वो अलग बात थी कि वो हमने यहाँ पे ब्लॉक किया तो ये सारा काम नहीं होगा। अब जो हम ARBs पढ़ते हैं
तो वो इन्हीं रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, मतलब इसको भी ब्लॉक करेगा, इसको भी ब्लॉक करेगा, इसको भी ब्लॉक करेगा और इस सब को ब्लॉक करेगा। जब वो आके इन्हीं रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, सोडियम और पोटाशियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, एडीएच हार्मोन नहीं रिलीज़ होगा, तो ये सारे काम नहीं होंगे। जब ये सारे काम नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो कम होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर 2, एंजियोटेंसिन 2 के जो ये 11 लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब 2 है, ठीक है, वो ब्लॉकर देते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं तो आपको और भी समझ आ जाएगा। वैसे आपको डायग्राम से समझ आना चाहिए। ये बताया गया है कि दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, मतलब एंजियोटेंसिन 2 जिन जिन जगहों पे जाके काम करते हैं तो वो उसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं ये वाले ड्रग्स, बाय प्रिवेंटिंग एंजियोटेंसिन 2 फ्रॉम बाइंडिंग टू एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, उसके रिसेप्टर पे जाने से उसको रोकते हैं। ऑन ब्लड वेसल, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड वेसल और वेजो कंस्ट्रक्शन, एडीएच वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मली एंजियोटेंसिन 2 कराते हैं, लेकिन जब हम इसके ब्लॉक कर देते हैं तो फिर उसके वो सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेक इट ईजियर फॉर द हार्ट टू पम्प ब्लड एंड कैन इम्प्रूव हार्ट फेलियर, मतलब जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो हार्ट फेलियर का मसला भी बेहतर हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है, और किडनी डिजीज़ भी जो है वो कम हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो होती हैं। तो इसी तरह जो है हम बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर कम करते हैं। ये इसके इंडिकेशन भी वही है, हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हो और इसके अलावा हार्ट फेलियर में दे सकते हो। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में दे सकते हो। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब ये कि जब जो एट्रियम्स होते हैं, ठीक है, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, ठीक है, उनमें आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर उनमें कोई मसला है, मतलब एट्रियम्स में, ठीक है, उनमें आप दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से जो नेफ्रोपैथी होती है उसमें आप दे सकते हो, मतलब जो किडनी ख़राब होती है। इसके आपको ड्रग्स बताए गए हैं, लो सर्टान, पोटाशियम, वेल सर्टान, सर्टान वाले जितने भी ड्रग्स है ये ARBs इनहिबिटर है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, नर्सिंग केयर वही है कि आपको डॉक्टर ने जितना ड्रग बताया है, जितना उसने जो है वो डोज़ बताया है वो आपने लेना है। ठीक है, आपने जो है ख़ुद से अपना जो ड्रग है या बहुत ज़्यादा जल्दी आपने उसको क्विट नहीं करना है। इसके अलावा आपने उसको वही सडन पोजीशन चेंज नहीं करनी, और ये सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है, ये हम करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो कांट्रा इंडिकेटेड, वही जो जिसको एलर्जी वो नहीं देंगे, ज़ाहिरी बात है, और इम्पेयर्ड और हेपेटिक डिसफंक्शन, मतलब जिसको लिवर डिसफंक्शन हो उसमें भी नहीं देते। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो ड्रग है या जो क्लास है ड्रग्स का, दैट इज़ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का मतलब क्या होगा? सिंपली आप अगर इसका मतलब समझ लेंगे ना तो आपको बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आसान लगेगी। डायरेटिक्स का मतलब होता है पानी निकालने वाले कोई भी ड्रग्स। ठीक है, आप बॉडी में कोई ऐसा ड्रग देते हो जो पानी को बॉडी से निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेटिक्स। जब पानी आपके बॉडी से ज़्यादा निकलेगा तो ज़ाहिरी बात है आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। तो डायरेटिक्स का मतलब क्या होगा? वो ड्रग्स जो आपके ब्लड प्रेशर को लो तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? आपके बॉडी से पानी निकालते हैं। जब आपके बॉडी से पानी निकलेगा तो ज़ाहिरी बात है ब्लड प्रेशर लो होगा। इतना ही याद रखें आप बस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? एनी ड्रग दैट एलिवेट्स द रेट ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिन बढ़ाएगा ना, तो जब यूरिन बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है पानी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ऑल डायरेटिक इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, मतलब जो है वाटर निकालते हैं बॉडी से। इसमें जो है हर एक का अपना अपना तरीका होता है। डायरेटिक्स पे आते हैं। डायरेटिक जो है आपके बॉडी के मुख्तलिफ, या जो नेफ्रॉन होता है, स्पेशली किडनी का जो यूनिट है ना नेफ्रॉन, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों पे जाके जो है वो एक्शन करते हैं। सबसे पहले आपने नेफ्रॉन की थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी है कि नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है। देखें, ये जो गुच्छा सा बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, या ये देखें बाहर से जो आ रहा है अफेरेंट आर्ट्रियूल, इसके अंदर खून आ रहा होता है बॉडी से, ठीक है, या हार्ट से, और ये है एफेरेंट आर्ट्रियूल जिसमें यहाँ से खून जाके मज़ीद आगे साफ़ होगा। यहाँ से मतलब यहाँ से आएगा एफेरेंट से, और ई फेरेंट से, ए और ई क्या फ़र्क है? ए से आएगा, ई से निकलेगा। ठीक है,
इसी तरह ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसके अंदर ये कैप्सूल पड़ा हुआ है, तो ये जो है खून साफ़ करता है। इसके अंदर फिर ये जो 1-2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ 1-2 से लेके ये जो नेक्स्ट 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो यू बना हुआ है ना, ये इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग हुआ, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस तरह ये जो आ रहा है जिस पे 4, 5 और 5 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बायोलॉजी में। अच्छा, नीचे जो आता है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, और इसमें से जो आएगा वो सारा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होगा या यूरिन होगा, ठीक है। अब जो डायरेटिक्स होते हैं वो हम देते हैं इस मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स पे, मतलब कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं, कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, कुछ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं, और कुछ जो है कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ से जो है वो यूरिन पास कराते हैं ज़्यादा और ब्लड प्रेशर को लो कराते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स कौन से होंगे, जो लूप ऑफ हेनले पे, मतलब ये जो यू शक्ल बनी हुई है ना, इस पे जाके काम करेंगे। लूप डायरेटिक्स में क्या आता है, फ्यूरासेमाइड आता है। ये क्या काम करते हैं, इनहिबिट द बॉडीज एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब सोडियम। मैंने आपको बताया जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे वाटर भी होगा। तो लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये जाते हैं और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बंद करते हैं, मतलब सोडियम को वापस बॉडी में नहीं आने देते, वहाँ पे ही रहने देते हैं नेफ्रॉन के अंदर। तो जब ये वहाँ रहेगा तो ज़ाहिरी बात है उसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा, तो जब ये बॉडी से निकलेगा तो वाटर भी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बंद कराता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे ये जाके काम करता है इन द नेफ्रॉन विच लीड टू अ रिटेंशन ऑफ वाटर इन द यूरिन, मतलब यूरिन में जो है वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लूप डायरेटिक जो है मेनली लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। इसके अलावा थायज़ाइड है। थायज़ाइड डायरेटिक्स वो डायरेटिक्स हैं जिसमें जो है हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड का आपको बताया गया है ड्रग है। ये जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये हो जहाँ पे 4-5-5 लिखा हुआ है ना, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये उसी जगह पे काम करता है और ये भी उसी सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो जब ये बंद होगा तो वही काम है कि यूरिनेशन ज़्यादा होगी और वाटर लॉस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है। इसके अलावा ये के लिखा हुआ है, के का मतलब है पोटाशियम। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स आर डायरेटिक ड्रग दैट डू नॉट प्रोमोट द सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम इन द यूरिन। मतलब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कराते हैं, मतलब बाहर नहीं जाने देते। ये सोडियम का उल्टा है, सोडियम को बाहर जाने देते हैं, पोटाशियम को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक्ट टू प्रिवेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। जब ये मतलब सोडियम और पोटाशियम एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, सोडियम पोटाशियम अगर बंद होगा तो सोडियम ज़्यादा जाएगा, तो ये पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं ताकि सोडियम बाहर जाए, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो यूरिन जो है ज़्यादा होता है, वही पुरानी बात है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैनिटोल एंड इसके अलावा जो है हाँ मैनिटोल है, और ये जाके कहाँ पे, ग्लोमेरुलस पे काम करता है। ग्लोमेरुलस मैंने आपको बता दिया ना, ये सी शेप जो जगह है, उल्टा जो सी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इसका जो ड्रग है मैनिटोल, ये जाके वहाँ पे काम करता है बट कैन नॉट बी रीअब्जॉर्ब, लेकिन ये कोई रीअब्जॉर्प्शन या खुद रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। देयर प्रेजेंट लीड टू एन इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट। ये क्या करता है कि पानी को ज़्यादा उसमें से निकालने की कोशिश करता है ये ड्रग, ठीक है। टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस वाटर इज रिटेन इन द यूरिन। वही बात है कि यूरिन में जो है वाटर को ज़्यादा कराते हैं। अब अगर हम इसका क्लिनिकल यूज़ पढ़ें तो क्लिनिकल यूज़ इसका क्या है कि ये जो है हम इसकी वजह से ARF ट्रीट करते हैं, ठीक है। ARF का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ARF का मतलब है एक्यूट रेनल फेलियर, ठीक है। मतलब ये कि किसी को जो है रेनल फेलियर का मसला है, किसी को अचानक किडनी का मसला हुआ, तो उसमें आप ये वाले ड्रग दे सकते हो ताकि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो, वहाँ पे रिटेंशन ना हो, किडनी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। दूसरा है CHF में आप दे सकते हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब किसी को अचानक जो है
हार्ट फेलियर है उसमें दे सकते हो। एसाइटीज़ क्या होता है कि पेट में जब पानी जमा होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो पानी को निकालने के लिए हम ये एसाइटीज़ में जो है डायरेटिक्स देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किसी को नेफ्रॉन का मसला है उसमें देते हैं। टू रिड्यूस इंट्रा एक्यूलर प्रेशर, ग्लूकोमा में भी ये देते हैं। जो ग्लूकोमा हमने पढ़ा था ना, उसमें भी डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लूइड ज़्यादा जमा होता है, तो ज़ाहिरी बात है ये फ्लूइड को कम कराता है, तो डायरेटिक्स दे सकते हैं। इसमें आप जो है लूप डायरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, उसके नाम बताए गए हैं। जैसे लूप डायरेटिक में फ्यूरोसेमाइड आएगा, लेसेक्स के नाम से जो मशहूर है, ठीक है। पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक में जो है स्पिरिनोलेक्टोन, पता नहीं कैसी प्रोनाउंसिएशन है, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी ड्रग जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है थायराइड डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये नाम आपको याद होनी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट या कंट्राइंडिकेशन आप किस में नहीं दे सकते, एनूरिया वाले पेशेंट में, मतलब उन पेशेंट में नहीं दे सकते जिनका यूरिन नहीं पास हो रहा, बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, तो उसमें आप नहीं देंगे, ठीक है। या हाइपर सेंसिटिविटी है उसको नहीं देंगे। इसकी वजह साइड इफ़ेक्ट अगर बात करें तो हाइपोवोलेमिया, मतलब बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो सकता है। हाइपोकिलेमिया, पोटाशियम की कमी हो सकती है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी हो सकती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। फीवर, वर्टिगो जो दाग धब्बे आते हैं ना स्किन पे, वो, हेडेक, वीकनेस, लेसिटोजिसिटी की वजह से, गाउट और सीजर भी हो सकते हैं। ये इसके सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अक्सर पूछा जा सकता है कि गाउट किस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, तो आपने बताना है कि ये जो है डायरेटिक्स का साइड इफ़ेक्ट है, या सीजर किस ड्रग की वजह से हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नर्सिंग केयर की बात करें तो वही बात है कि पेशेंट में जो है हम उसका वेट देखते हैं, उसका पेरिफेरल एडिमा, मतलब ये कि जो उसके हाथ पाँव में जो है एडिमा तो नहीं हो रहा, स्वेल तो नहीं हो रहे, कोई क्या कहते हैं, पानी तो नहीं जमा हो रहा, ठीक है। ब्रीथ साउंड देखते हैं, बीपी देखते हैं, इनपुट आउटपुट देखते हैं यूरिन का, ठीक है। सेरम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। एडवाइस पेशेंट टू स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस, मतलब उसको हम ये कहते हैं कि आपने अगर खड़े होना है तो आराम से खड़े हों ताकि आपको कोई चक्कर वगैरह ना आए। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट रिंगिंग इन ईयर, हमने उसको ये भी बताना है कि अगर आपको कानों में कोई आवाज़ वगैरह फील हो तो आपने बताना है। तो अब इसमें ये भी आ सकता है कि रिंगिंग इन ईयर ये किस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या किस ड्रग के नर्सिंग केयर में आता है, तो डायरेटिक्स में आता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन में अगर उसको महसूस हो रहा है तो रिपोर्ट करना है। फीवर वगैरह जो है वो टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, स्पेशली लेसेक्स, इसमें लेसेक्स बहुत कॉमन है, ठीक है, डायरेटिक्स में, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है, आयनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है और ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू चेंजेस टू हार्ट रेट, हार्ट रेट में अगर चेंजेस आए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। मतलब वो ड्रग क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट, मतलब अगर हम कहें कि कोई भी ड्रग जो है वो क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट पैदा करती है, तो क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होगा कि या हार्ट रेट को बढ़ाती हैं या कम करती हैं, ठीक है। जैसे बीटा ब्लॉकर में हम देते हैं, तो बीटा ब्लॉकर में हम क्या कहते हैं कि ये जो है क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो मतलब क्या होता है कि हार्ट रेट को ये लो करती हैं, ठीक है। अच्छा, आयनोट्रॉपिक के इफ़ेक्ट क्या है, रिफ़र टू चेंज इन मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, कि हमारा जो हार्ट है वो किस हिसाब से कंट्रैक्ट हो रहा है, कि ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा है या कम कंट्रैक्ट हो रहा है, वो कंट्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो आयनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होगा कि कंट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। देखें, हार्ट रेट और कंट्रैक्शन में फ़र्क है। ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट क्या होगा, रिफर्स टू अ मेडिकेशन इफेक्ट ऑन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स थ्रू इन एवी नोड, जैसे कि हम कहते हैं ना एस ए नोड, ए वी नोड, तो ड्रोमोट्रॉपिक इफ़ेक्ट वो वाले ड्रग्स होंगे जो उस कंडक्शन एक्टिविटी के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करेंगे, मतलब करंट को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ठीक है।
तो 3 चीज़ें आ गई। क्रोनोट्रॉपिक हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करेंगे, आयनोट्रॉपिक जो है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कंट्रैक्शन को कम ज़्यादा करेंगे, और ड्रोमोट्रॉपिक क्या करेंगे, वो वेलोसिटी को, स्पेशली जो कंडक्शन वेलोसिटी है, करंट प्रोड्यूसिंग वेलोसिटी जो है उसको देखेंगे। ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, बस इतना आप याद रखें। इंक्रीज हार्ट रेट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, और पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कंडक्शन। इंक्रीज कंडक्शन मतलब ज़्यादा करंट का प्रोड्यूस होना, डोपामिन की वजह से होता है। ठीक है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट उल्टा कर लें, कम हार्ट रेट। ठीक है। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल, इन चीज़ों की वजह से होता है। ड्रग्स आपको बताए गए हैं। नेगेटिव आइनोट्रॉपिक कम कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कम कंडक्शन होना, कम करंट प्रोड्यूस होना। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आइनोट्रॉपिक ड्रग से। इसके बाद ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज़ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है ये भी आइनोट्रॉप्स है, मतलब जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं वही ड्रग्स हैं। और ये एक फॉक्स ग्लोव्स नाम का एक प्लांट है जिससे वो डिलीवर होता है, या जिससे जो है वो लिया जाता है, मतलब प्लांट से बनते हैं ये मेडिकेशन। ठीक है। ये जो है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डियक मसल, वही बात है कि आइनोट्रॉपिक है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आइनोट्रॉपिक क्या चीज़ है। तो आइनोट्रॉपिक है तो जाहिर बात है इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट के मसल्स पर होगा, हार्ट कंट्रैक्शन ज़्यादा कराएगा, और कंडक्शन सिस्टम जो करंट है हार्ट में, ठीक है, वो जो है बढ़ाएगा। ठीक है। एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट उसके मतलब जो वास्कुलर सिस्टम है हमारा, ब्लड वेसल्स है, उस पर है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि डायरेक्टली जो है ये हार्ट के मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा। तो जब हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो जाहिर बात है ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बॉडी में ज़्यादा होंगी, तो उसका इफ़ेक्ट जो है ब्लड वेसल्स पर पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट ब्लड वेसल पर पड़ता है। कैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट कराता है, और साइनो आर्ट्रियल और एवी नोड जो होते हैं उसकी वजह से जो है इसका हार्ट पर और ब्लड वेसल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसमें जो है कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट की वजह से क्या क्या मतलब रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें ज़ाहिरी बात है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, जो कि पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है, बता दिया है पहले। ठीक है। और स्लोविंग ऑफ हार्ट रेट हो सकती हैं, मतलब ये कि हार्ट रेट कम होगा। ठीक है। नेगेटिव क्रोनोग्राफिक इफ़ेक्ट हो सकता है इसकी वजह से। डिक्रीज़ एवी कंडक्शन वेलोसिटी, एवी नोड और एसए नोड से जो वेलोसिटी होती है वो कंडक्शन में, मतलब उसकी कंडक्शन में कमी आ सकती है। इसमें ड्रग आपको बताया गया डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो है ये मोस्टली प्रेस्क्राइब जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, और ये पेपर में भी आ सकता है। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इंट्रावेनसली या फिर मतलब आईवी के थ्रू या फिर ओरली हम दे सकते हैं। ठीक है। आईवी अगर आप देते हैं तो 15 मिनट तक आपने मरीज़ को देखना है, ताकि उसका जो मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन ना हो उसको, या उसको कोई और रिस्पांस, एलर्जिक रिस्पांस ना हो। ठीक है। इंट्रामस्कुलर डिगॉक्सिन इज़ एब्जॉर्ब अनप्रेडिक्टेबली कॉजिंग लोकल पेन। इसमें जो है हम मतलब इंट्रामस्कुलर IM ये बहुत कम देते हैं, या बिल्कुल देते ही नहीं है, रिकमेंड नहीं है। ऑनसेट एक्शन जो है वो इसका जब आप देते हो तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे लगते हैं जब आप ओरली देते हो, और अगर IV देते हो तो 5 से 30 मिनट लगते हैं। मतलब IV जो है ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा लोडिंग डोज की बात करें, लोडिंग डोज वो डोज होता है जो कि मरीज़ को टेस्ट किया जाता है, मरीज़ के ऊपर टेस्ट करने के लिए ड्रग दिया जाता है कि मरीज़ इस ड्रग से एलर्जिक है या नहीं। तो लोडिंग डोज देते हैं इसका 0.5 mg से लेके, मतलब पहले 0.5 mg देते हैं, फिर 0.25 mg देते हैं, उसको भी हाफ़ करके, और दिन में जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे के रिपीटिंग पे देते हैं। ठीक है। 2 डोजेस देते हैं, एक दिन में तकरीबन 1 mg पूरा करते हैं उसको। और इसको डाइल्यूट भी किया जाता है 0.9 सोडियम में % जो सोडियम होता है 5% में, और डिस्टिल वाटर में भी जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। ओरली दिया जाता है, लेकिन ओरली में जो है इसका थोड़ा सा एक्शन
कम होता है। अब अगर आपने इसको मेंटेन करना है, मतलब मरीज़ को मुसलसल ये देना है, तो वो 1.25 से लेके 0.375 मिलीग्राम पर डे हम इसको मेंटेन करते हैं, जो कि मुसलसल वो लेता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास है सिम्पैथोमिमेटिक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग जो है ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक इफ़ेक्ट है हमारे हार्ट के ऊपर, मतलब हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को ये ज़्यादा कराते हैं। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, तो उसकी एक्टिविटी को ये कॉपी करता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये भी वही ड्रग्स है जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर ये जाके काम करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसमें आप देख लीजिएगा, जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, मतलब जो मसल्स के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, उस पर मायोकार्डियम पे, ब्लड वेसल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है। इसका जो है ये मतलब एक किस्म का एपिनेफ्रिन है ना, एपिनेफ्रिन हार्मोन हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये अल्फ़ा बीटा और इन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है। इसका जो मेन आपको ड्रग बताया गया है एंट्रोपिन के नाम से, ये आप याद कीजिएगा। और इसमें भी जो है साइड इफ़ेक्ट जो है वो डोज के लिहाज से आते हैं कि आप कितना डोज देते हैं। जैसे अगर हम लो डोज देते हैं 0.5 से लेके 2 माइक्रोग्राम पर किलो पर मिनट, ठीक है, ये हम देते हैं, तो इसका डोपामिनर्जिक इफ़ेक्ट होगा। मतलब क्या कि वेज़ोडाइलेशन होगा, और स्पेशली रेनल के जितने भी ब्लड वेसल्स है उसकी डायलेशन हो सकती है। मेजेंट्रिक आर्टरीज़ जो हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, वो आर्टरीज़ जो है उसको हम कहते हैं मेजेंट्रिक आर्टरीज़, तो उसकी डायलेशन हो सकती है। इसके अलावा GFR रेट बढ़ाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी वजह से जो है वो डायरेटिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब यूरिन ज़्यादा पास होता है। यूरिनरी आउटपुट जो है वो मतलब ये लिखा हुआ है में इंक्रीज़ विदाउट सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें यूरिन जो है वो बढ़ सकता है, यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है। अगर आप इंटरमीडिएट डोज दोगे 0.2 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर किलो पर मिनट, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होगा कि उसमें बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वही हार्ट रेट वगैरह ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें जो है मतलब वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, और कार्डियक आउटपुट या पे जो CVP है वो भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब हार्ट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी। इसका वार्निंग मतलब किस किस को नहीं देना, अगर आप देने जा रहे हो तो उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें मरीज़ के बॉडी में चेक करनी है। हाइपोवोलेमिया तो कहीं नहीं है, मतलब उसका ऑलरेडी फ्लूइड वॉल्यूम तो कम नहीं है, ठीक है, वो आपने देखना है। पेरिफेरली आपने नहीं देना है, मतलब इस तरह जो पेरिफेरली हाथ पाँव वगैरह में होता है, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेशन कैन कॉज सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस, इसकी वजह से जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा देते हैं। और मॉनिटर द पेशेंट केयरफुली फॉर डिक्रीज सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटी। इसके अलावा आप पेशेंट में देखोगे कि उसको कहीं मतलब सर्कुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली हाथ पाँव में। अगर उसको है तो फिर आप उनको ये ड्रग्स नहीं दे सकते। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स आप देख लीजिएगा, आपको बताए गए हैं। टेकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, और ये सारी चीज़ें जो है वही पुरानी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग है एंटी एरिथमिक। एंटी एरिथमिक जो है ये वो एजेंट्स होते हैं दैट प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एंड सप्रेस द कैल्शियम इनवर्ड। मतलब ये कि जो करंट होता है हार्ट के अंदर उसको ज़्यादा कराते हैं, और कैल्शियम को बंद कराते हैं कि ताकि कैल्शियम उसके अंदर ना आए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो कंट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती हैं, और जो इधर उधर की कंट्रैक्शन है जो मतलब सही नहीं है, ठीक है, उसको सेट कर देती हैं। इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, मतलब किस किस को दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में दे सकते हैं, जिसके एट्रियम जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहे हो, या उसकी धड़कन में मसला हो, एरिथमिया हो, या ज़्यादा या कम धड़क रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में भी हम इसको दे सकते हैं। इसके जो है आपको नाम बताए गए हैं, अमायोडेरोन, ठीक है, और लीडोकेन, ये जो कैन वाले हैं, ठीक है, क्विनिडीन और ग्लूकोनेट, ये ड्रग जो है ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। इसके नर्सिंग केयर वही पुरानी बात के 60 से पल्स कम हो तो बताना है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो बताना है,
और कोई ड्रग वगैरह हो, इसमें जो है आपने फ्लूइड लिमिट करना होगा और साल्ट इनटेक लिमिट करना होगा। ये इसमें न्यू चीज़ है। साइड इफ़ेक्ट वही है कि किस किस को नहीं दे सकते, जिसको एलर्जी हो इस ड्रग से, और इसमें जो है वही कि पेशेंट को अगर कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें नहीं दे सकते, और या सेकंड या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक से तो इसमें नहीं दे सकते। अच्छा जी, अब आते हैं नाइट्रेट्स पे। नाइट्रेट जो है ये वर्क्स बाय रिलैक्सिंग ऑफ स्मूथ मसल प्रोड्यूसिंग अ वेजोडाइलेटर इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल वेन्स। ये जो है क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन कराते हैं। मतलब वही कि एक तो ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्पेशली रिब्स और हमारे उसमें इंटेस्टाइन के अंदर या इंटेस्टाइन के आसपास जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और पेरिफेरल वेन्स और आर्टरीज को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, प्राइमरीली रिड्यूस कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड। प्रीलोड मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब ये कि ऑक्सीजन डिमांड कम करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जब हम लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिमांड कम करती हैं। तो जब ऑक्सीजन डिमांड कम होता है तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा स्लोली फिर हार्ट बीट करने लगता है, और इसकी वजह से जो है करोनरी आर्टरीज भी डायलेट होती हैं, और जो कोलेट्रल फ्लो है या जो इस्केमिक रीजन्स में मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, ऐसे पार्ट्स जहाँ पे इस्केमिक कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है और इसकी वजह से जो है वो उस कंडीशन से निकल जाते हैं। तो इसमें आप सिंपल ये कह सकते हो कि नाइट्रेट जो है वो स्मूथ मसल को रिलैक्स कराते हैं। इसके अलावा ये वेजो डायलेटर है कि आर्टरीज और वेंस को डायलेट कराते हैं बस। क्लिनिकल यूज़ एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस, मतलब हार्ट के जो इस्केमिक या फिर हार्ट अटैक वाले जो कंडीशंस होते हैं उसमें दे सकते हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दे सकते हो। हाइपरटेंशन रिलेटेड टू सर्जरी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, किसी को हाइपरटेंशन का मसला हो तो ज़ाहिर बात है वेजोडाइलेशन होगी तो हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। इसके आपको ड्रग वही बताए गए हैं, आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट्स, ठीक है, ये इस ड्रग का नाम है। इसके डोजेस भी आपको बताए गए हैं और भी ड्रग बताए गए हैं, तो ये देख सकते हैं। मॉनिटर साइन, वाइटल साइन, इसमें हम देखते हैं नर्सिंग केयर की बात करें तो वाइटल साइन आर्ली देखते हैं, मतलब हर घंटे बाद देखते हैं। इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि कितना काम कर रही है ये ड्रग, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट देते हैं। उसको हम ये कहते हैं कि ड्रग आपने डिसकंटिन्यू खुद ब खुद नहीं करनी, ठीक है। और अगर कोई डिजीनेस वगैरह आ रहे हैं तो फिर आपने बता देना है। और ए पेशेंट गो टू द ER इफ़ 3 tablets टेकन 5 minutes अपार्ट डोंट रिलीव पेन। मतलब अगर उसने जो है 5 मिनट के फासले पे जो है या 5 मिनट के वक्फे पे जो है 3 टेबलेट्स लिए और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फिर आपने उसके दर्द का कुछ नहीं करना, शायद वो उस साइड इफ़ेक्ट का मतलब टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट हो। साइड इफ़ेक्ट्स और कंट्रा इंडिकेशन बताए गए हैं, हेडेक, फ्लशिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, वही सारी चीज़ें। नाइट्रेट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। वो लोग जिनको हाइपरट्रॉफिक कंडीशन है, मतलब जिनको ऑलरेडी जो है हार्ट के मसले हैं, एवोर्टिक स्टेनोसिस है, या जो है जो पेरिकार्डियम लेयर होता है उसका कोई इन्फ्लेमेशन है, पेरिकार्डियाटिस है, ठीक है, मेट्रल वॉल का कोई मसला है या कोई ग्लूकोमा का मसला है, तो उसमें आप ये ड्रग्स नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अलावा है वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर जैसे कि नाम से पता चलता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक है वेनस डायलेटर जो वेंस को डायलेट करेंगे, और एक है आर्टीरियल डायलेटर जो आर्टरीज को डायलेट करेंगे, ठीक है। वेनस डायलेटर जो है ये क्या करता है, रिड्यूसेस वेनस प्रेशर, मतलब ज़ाहिरी बात है जब वेन डायलेट होंगे तो उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट डिक्रीजेज द ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज़ यूज़फुल इन एंजाइना। एंजाइना में आप ये दे सकते हो, जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं या जिनको दर्द होता है हार्ट अटैक का, उसमें आप ये दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं हार्ट की तरफ से, और ऑक्सीजन जो है वो मतलब ख़ुद ब खुद आता है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड इज़ रिड्यूस बिकॉज डिक्रीजिंग प्री लोड लीड्स टू रिडक्शन इन वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेस। जब आप ऑक्सीजन डिमांड कम करोगे, मतलब जब वेन डायलेट होंगे तो ज़ाहिरी बात है
वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेस जो है कम पड़ेगा और हार्ट का जो कंडीशन है वो सही हो सकता है, या एंजाइना को आप इससे ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा आर्टीरियल वेज़ोडाइलेटर है। आर्टीरियल वेज़ोडाइलेटर जो है वो सिस्टमिक या पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो बॉडी से रिलेटेड है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो लंग से रिलेटेड है, ठीक है। हार्ट फेलियर या फिर एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हो। ये जो है आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम करता है और इसमें जो है वो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब ये जो वास्कुलर का जो मुज़ाहिमत जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कम करता है। और दे बेनिफिट पेशेंट इन हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर में आप ये दे सकते हो क्योंकि आफ्टर लोड ये जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल पे कम करता है। इसका भी वही हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दे सकते हो। नाम बताए गए हैं हाइड्रालेज़ीन और मिथाइलडोपा, ठीक है, ये ड्रग है। नर्सिंग केयर बताए गए हैं, वाइटल साइन और वही तो स्टैटिक हाइपोटेंशन, एडवर्स इफ़ेक्ट और वही सारी चीज़ें। साइड इफ़ेक्ट्स वही कि कांट्रा इंडिकेटेड किस किस को नहीं दे सकते, तो जो हाइपोटेंसिव हो, मतलब जिनको ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर का मसला हो, उनमें नहीं दे सकते। और जो लोग हेपेटिक और रेनल इंसफिशेंसी, मतलब जिनको लीवर या फिर किडनी का मसला हो, उनमें नहीं दे सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स जो है ये ऐसे ड्रग्स है जैसे कि नाम से पता चलता है कि प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ काम करेंगे। तो ये मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट कराना। तो ये जो है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे। तो ये क्या करें, दीज ड्रग्स अपीयर टू इम्पीड क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग को इम्पीड करेंगे, नहीं होने देंगे, उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बंद कराएगा तो मतलब बॉडी को फील नहीं होगा, वो चीज़ सिग्नल्स नहीं जाएंगे ब्रेन तक। तो जब ब्रेन को पता नहीं चलेगा तो वो प्लेटलेट्स नहीं भेजेंगे। तो इसी तरीके से एंटी प्लेटलेट्स की जो है मतलब शुरुआत हो जाती है, विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट जमा होते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की वजह से। तो ये हम उसको देंगे, मतलब जब मरीज़ को देते हैं तो ये डायरेक्ट प्लेटलेट पे इफ़ेक्ट नहीं करता बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे इफ़ेक्ट करता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का जो काम है वो ये कि प्लेटलेट एग्रीगेशन, किसी जगह पे प्लेट को जमा कराने का काम करता है। तो जब वही नहीं होगा तो प्लेटलेट्स नहीं जमा होंगे। अच्छा, ये आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक में दे सकते हो, कोरोनरी सिंड्रोम में दे सकते हो, मतलब हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक वगैरह में, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ। इसके भी आपको ड्रग्स एसिटाइल सैलिसाइलेट, ठीक है, और ये बताए गए हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। नर्सिंग केयर में क्या है कि इसके एडवर्स इफेक्ट आपने देखने हैं, हेडेक, ब्लीडिंग, डिजीनेस वगैरह अगर है। ओरल गिव ओरल एंटी प्लेटलेट्स विद फूड, अगर आप ओरली दे रहे हो तो आपने खाने के साथ देने, या मतलब खाने के बाद, ठीक है, या फिर मिल्क के साथ देने एंटासिड वगैरह, या फिर अगर आप दे रहे हो खाना वगैरह के साथ नहीं दे रहे हो तो फिर आपने उसमें जो है लार्ज गिलास ऑफ वाटर देना है, कि मतलब उसके साथ पानी ज़्यादा पिए ताकि उसका जो एडवर्स जीआई रिएक्शंस है वो कम हो सके। अच्छा, इसके अलावा अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो आपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटी प्लेटलेट है तो ब्लीडिंग हो सकती है। और इसको मरीज़ को बताना है कि अगर मतलब अल्कोहल को अवॉइड करें, सॉफ्ट टूथब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करें। अब आते हैं एंटीकोगुलेंट्स पे। एंटीकोगुलेंट्स वो है जो कोगुलेशन को रोकता है, मतलब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। एक तो प्लेटलेट है, प्लेटलेट जो है वो जाते हैं ब्लड को क्लॉट कराते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोगुलेंट्स वो होते हैं जो ब्लड को खुद ब खुद क्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं। ये कब देते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब पल्मोनरी में कोई क्लॉट वगैरह हो रहा है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दे सकते हैं, स्ट्रोक में दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉट है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स हमने पहले भी पढ़े थे, इसमें जो है वारफरीन, हेपरीन, एस्पायरिन वगैरह वही सारी चीज़ें आती हैं। नर्सिंग केयर की बात करें तो नर्सिंग केयर में जो है हम मरीज़ को असेस करते हैं, इसका जो है ड्रॉ ब्लड टू इस्टेब्लिश बेस लाइन कोगुलेशन वैल्यूज़, मतलब उसकी कोगुलेशन वैल्यू देखते हैं कि कितने टाइम में उसका ब्लड क्लॉट होता है, फिर उसी हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा a patient is on heparin infusion, then monitor PT
APTT, मतलब उसके जितने भी वाइटल साइन वगैरह होते हैं वो आफ्टर 6 आवर देखते हैं। इसके एब्रीवेशंस आप देख लीजिएगा। इसके अलावा IV थेरेपी वगैरह देते हैं, ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ ब्लड 30 मिनट्स बिफोर नेक्स्ट डोज, मतलब अगर जब आप उसको दे रहे हो, ठीक है, डोज दे रहे हो, तो उससे आपने तकरीबन 30 मिनट पहले ब्लड ड्रॉ करना है दूसरा डोज देने से पहले। और ये इसके अलावा मॉनिटर INR रेगुलरली ए पेशेंट ऑन वारफरीन, मतलब इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अच्छा, इसके अलावा लिपिड लोवरिंग एजेंट्स, स्टैटिन जिसको हम कहते हैं, लिपिड लोवरिंग एजेंट आपके बॉडी में जो है लिपिड के एक्शन को या लिपिड को कम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता है, स्पेशली लिवर में, बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एंजाइम, मतलब एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG CoA रिडक्टेज, जो कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कराता है। तो ये ड्रग जब हम देंगे, लिपिड लोवरिंग एजेंट स्टैटिन स्पेशली, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसी एंजाइम के एक्टिविटी को रोक देते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ना हो और जो है वो लिपिड एक्युमुलेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके भी आपको ड्रग्स वही बताए गए थे, सिमवास्टेटिन और स्टेटिन वाले जो ड्रग्स हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप। इंडिकेशन क्या है, मतलब किस किस को दे सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिनके ब्लड में जो है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो, या जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, आर्टरीज की जो डिजीज़ है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनमें दे सकते हो। साइड इफ़ेक्ट हो है मसल पेन, लिवर डैमेज, हेडेक, इंसोम्निया पता है कि आपको पता होगा शायद कि नींद का ना आना, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन, टिंगलिंग या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कोई चीज़ फील नहीं होगी बॉडी पे, और ब्लड शुगर वगैरह, या फिर इसके टाइप 2 डायबिटीज़ का भी, मतलब ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट में आ सकती है। रेश, डिजीनेस, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे आते हैं, मतलब किस किस को नहीं देने, तो प्रेगनेंसी में नहीं देने, ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो मदर्स होते हैं उनको नहीं देनी, और एक्टिव लिवर डिजीज़, किसी को लिवर का एक्टिव मसला हो, मतलब उस वक्त चल रहा हो, ठीक है, उसमें नहीं देनी। नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें वही हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, एलर्जी वगैरह के बारे में पता करना है। उसके अलावा लिपिड स्टडीज़ और उसके बॉडी में प्रेगनेंसी टेस्ट और ये सारी चीज़ें करनी है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या कहीं चाइल्ड बियरिंग एज में तो नहीं है, ठीक है, तो ये आप नर्सिंग केयर करोगे। लिवर हिस्ट्री डिजीज़, मतलब ये कि अगर उसको कोई लिवर डिजीज़ है उसकी हिस्ट्री लेनी है, मसल डिजीज़ है उसका बताना है, अल्कोहल वगैरह जो है उसका बताना है, पता करना है कि अल्कोहल तो नहीं ले रहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड और ये सारी चीज़ें हम उसमें दे सकते हैं। CPK मतलब क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज लेवल जो है उसमें हम देखते हैं अगर मसल जो है वो वीक हो रहे हैं या टेंडरनेस हो रही है। इसके अलावा जो है कहा गया, अच्छा, टू टेक लो सैचुरेटेड फैट, हम उसको बता दें कि ऐसा डाइट आपने लेना है जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, और ये सारी चीज़ें, मतलब ऑलरेडी हम उसके अगेंस्ट ड्रग दे रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं लेनी। एंड दैट्स ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स, या वो ड्रग जो कि कार्डियोवास्कुलर पे इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।